हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन को कवर करने वाले हैं और वो भी चैप्टर वाइज। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो जितनी भी हमारी बुक 1, बुक 2 और बुक 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं या उनके इवेंट्स हैं, तो सारी चीजों को हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर से देखिएगा क्योंकि यहां से जितने भी डेट और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कंप्लीट हिस्ट्री टाइमलाइन। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो कनिंघम जी थे, ये सबसे पहले जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिक सर्वे थे, ठीक है, ऑफ इंडिया के। तो ये कब बने थे? 1862 में। इसके अलावा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। 1924 में सर जॉन मार्शल अनाउंस दैट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 1924 में जॉन मार्शल ने बताया था कि हड़प्पा नामक भी कोई सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है जो बाकी की 3 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी है और इसके साथ में इसका भी नाम लिया गया। तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह की भी कोई सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट आता है 1953 में कालीबंगा वाज एक्सकवेटेड बाय द। तो कालीबंगा को किसने डिस्कवर किया? बच्चे देखो, ये तो नॉर्मल से जनरल से क्वेश्चन थे जो हमें पता भी होते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर बच्चों को पता होगा, बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि 1953 में कालीबंगा वाज एक्सकवेटेड बाय द ए घोष। ठीक है, तो ए घोष ने कालीबंगा को 1953 में डिस्कवर किया था। 1955 में एस.आर. राव डिस्कवर्ड द लोथल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1968 में संघाल वाज डिस्कवर्ड बाय एस.एस. तलवार और द आर.एस. बिस्ट। तो ये क्या बताया था? इन्होंने क्या किया था? संघाल को डिस्कवर किया था 1968 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 2 से जो कि है किंग्स, फार्मर्स और टाउन से। ठीक है, तो फर्स्ट 600 to 500 BC में इमर्जेंस ऑफ द महाजनपदास। ठीक है, तो महाजनपद बनने लगे थे, जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपदास बने। तो ये कब है इसका टाइम पीरियड? 600 से 500 BC में। 554 से 492 में रीजन ऑफ द बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे बच्चे? ये मतलब ये जो महाजनपदास बने थे, जैसे मगध महाजनपदास था तो बहुत सारे ऐसे 16 महाजनपदास बने थे। तो बिंबिसार का इसमें बताया गया है कि बिंबिसार का रीजन जो था वो 554 से 492 था। 492 से 460 BC जो टेन्योर पीरियड था वो आजाद शत्रु का था। ठीक है ना, ये बताया गया है 269 टू 231 BC रीजन ऑफ अशोका। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 201 में कलिंग वॉर हुई थी। ठीक है, 261 में क्या हुआ था? कलिंग वॉर हुई थी। ठीक है, 261 में क्या हुआ था? कलिंग वॉर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट किस किस की हुई थी? जो अशोक ने जहां से अपने वेपन को गिव अप कर दिया था कि आज के बाद में बिल्कुल भी वॉर वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रक्शन देखा था उन्होंने, इतना ज्यादा ब्लडशेड देखा था कि उसके बाद में उनका हार्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है कि इतने ऐसी जीत का क्या फायदा जिसको कि इतने सारे लोगों का खून बहा करके जो मुझे जीत हासिल हुई है, आज के बाद मैं कभी भी वॉर को नहीं करूंगा। तो ये कब आ जाता है? 261 BC में। 335 और 375 BC रीजन में समुद्रगुप्त का रीजन कहलाता है। ठीक है, ये और 375 टू 415 में रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड। नेक्स्ट कहता है कि सेकंड है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड में। ठीक है, 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी, ठीक है, बंगाल वाज फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को बिल्कुल रट कर जाना है। 1810 में क्या होता? कर्नल मैकेंजी कलेक्ट ओवर द 8000 इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। तो कर्नल मैकेंजी ने 1810 में, ठीक है, 1810 में 8000 इंस्क्रिप्शन को जो कि संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेज में लिखे होते उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट कहता है 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश A set of the अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1877 में। 1886 में फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया कार्नेटिका जर्नल ऑफ द साउथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पेपर जो भी चल रहे हैं आपका। तो 1888 में फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफिया इंडिका। नेक्स्ट आता है, मतलब इंडिका किसकी बुक थी? ये मेगास्थनीज की थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इंडिया आया था।
और उसने उस पर एक बुक भी लिखी थी, ठीक है ना। और 1965 to 66 में DC सिल्कार पब्लिश द इंडियन एपिग्राफी एंड द इंडियन एपिग्राफिकल द ग्रोस्की, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हमें चैप्टर आते हैं थर्ड चैप्टर पर, जो कि है किनशिप कास्ट एंड क्लास। 500 BCE 500 BC में, ठीक है, जो अष्टाध्यायी पाणिनि थी, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि अ वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर, तो ये कब हुआ था? 500 BC में। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है, पूछा भी गया, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद करना। 500 से 100 BC अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड द त्रिपिटक इन पाली। तो यहां से दो क्वेश्चन आपको पता चले, एक तो ये है कि इसका टाइम पीरियड बताया गया 500 to 100 BC में, ठीक है, अर्ली जो सबसे पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, ठीक है, त्रिपिटक को भी इंक्लूड करते हुए, जो कि पाली भाषा में लिखे हुए थे, तो उनका टाइम पीरियड ये बताया गया है 500 BC to 400 CE रामायण एंड महाभारत इन संस्कृत। तो ये कब कंपोज की गई थी? इनमें, ठीक है, इन टाइम के बीच में कंपोज की गई थी। 200 CE ऑनवर्ड्स कॉम्पिलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ द पुराणास इन संस्कृत। तो 200 CE से जो है वो कंपाइलेशन होने लगी किसकी? पुराणास की। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। 300 CE में नाट्य शास्त्र, ये किसने लिखी थी? ये बच्चे भरत ने लिखी थी, ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जिसको कहते हैं ना, अ वर्क ऑन द ड्रामेट्री इन द संस्कृत, तो ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। 400 to 500 से संस्कृत प्लेज अ वैल्यूएबल रोल इन द compilation of the Kalidas work on the astronomy, Kalidas work and the astronomy and the mathematics by the Aryabhatta and Varah Mihir in Sanskrit। बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन है, लेकिन हमें सारी डेट्स को, सारी टाइमलाइन को देखते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, तो थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग का 468, ठीक है, 468 BC में क्या हुआ था? महावीरा पास्ड अवे एंड अटेन द निर्वाण एट द एज ऑफ 72, ठीक है, तो उनका 72 में क्या हुआ था? निर्वाण को प्राप्त कर लिया था। निर्वाण किसको कहते हैं बच्चे? ज्ञान को, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि पास्ट अवे एंड अटेन, ठीक है, तो 468 की बात हो रही है, पास्ट अवे हो चुके थे, एंड अटेन द निर्वाण एट द एज ऑफ 72। नेक्स्ट कहता है 1st century BC में जैनिज्म एंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग दैट इज खारवेल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 4th century में क्या हुआ था? जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा इन ओडिशा। कलिंगा कहां पर है? आज का ओडिशा जो है, पहले इसको कलिंगा कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 563 BCE में गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन द शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन द कपिल वस्तु, ठीक है, तो क्या पर क्या हुआ था? गौतम बुद्धा, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? फैमिली इन द कपिल वस्तु, तो उनकी फैमिली का बताया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है, कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है बच्चे? नेपाल में, ठीक है, लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में। क्लियर है? क्लियर? लुम्बिनी, नेपाल। नेक्स्ट कहता है कि 487 BC में द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 387 में द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और 251 BC में द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें कि इन पीरियड में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी इसको एक बार पढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 973 में, अब हमारा चैप्टर नंबर 5 आ गया है, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो इसमें 973 में अल बरूनी वाज बोर्न इन उज्बेकिस्तान। अल बरूनी का जन्म कहां पर हुआ था? उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म में, ठीक है, उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म, ठीक है, उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म। 1031 में किताब उल हिंद इन अरेबिक बाय द अल बरूनी वाज पब्लिश्ड। 1048 डेथ ऑफ द अल बरूनी, ठीक है। 1304 में इब्न बतूता बोर्न इन तांजियर, ठीक है, इब्न बतूता बोर्न इन तांजियर, ठीक है। इब्न बतूता कहां का था? मोरक्को का। क्लियर? यहां पे हम लिख देते हैं मोरक्को, ठीक है। नेक्स्ट 1354 में इब्न बतूता रिटर्न टू मोरक्को, ठीक है, तो ये क्या होता है? हाँ, यहां से ये इंपॉर्टेंट डेट है कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? तो इब्न बतूता रीच सिंध इन 1333 में। 1354 में इब्न बतूता रिटर्न टू मोरक्को, वापस आ गया था इंडिया से अपने कंट्री मोरक्को में। 1377 में रहला, जो कि इब्न बतूता की बुक थी, ठीक है, इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और किताबुल हिंद को कब पब्लिश किया जाता है? जो कि किसकी थी? अल बरूनी की बुक थी, ठीक है, किसकी बुक थी? अल बरूनी की बुक थी ये। तो इसको कब पब्लिश किया जाता है किताबुल हिंद को?
1031 में 1620 फ्रैंकिस द प्लेजेंट डच ट्रैवलर रीच्ड इंडिया, ठीक है, फ्रैंकिस बर्नियर आते हैं। नेक्स्ट आता है 1628 में पैरामाउंडी ऑफ द इंग्लैंड विजिटेड टू इंडिया, ठीक है, पीटर मुंडे, ठीक है, पीटर मुंडे ऑफ इंग्लैंड विजिटेड इन इंडिया। 1656 टू 68 फ्रैंकिस बर्नियर विजिटेड इन इंडिया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है आपका फ्रैंकिस्को, ठीक है, प्लेसर्ट और डच ट्रैवलर। तो बच्चे ये अलग है, ये आपका फ्रांसिस्को प्लेसर्ट जो है ये अलग कौन है बच्चे, ये डच ट्रैवलर है, और ये कौन थे, ये फ्रेंच ट्रैवलर थे, कौन, फ्रैंकिस बर्नियर। तो यहाँ पर अगर आता है कि फ्रैंकिस बर्नियर कहाँ के निवासी थे तो क्या आ जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब हम आ गए भक्ति सूफी ट्रेडिशन चेंजिंग इन द रिलीजन बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 6 है। 1206 में, ठीक है, 1206 दिल्ली सल्तनत वाज सेटअप, ठीक है, तो 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। तो इसका अगर पीरियड पूछा जाता है, टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट कहता है 1236 में डेथ ऑफ द शेख मुहिद्दीन चिश्ती। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की डेथ कब हुई थी, तो 1236 में। 1469 में बर्थ ऑफ द गुरु नानक देव जी, कहां पर, ननकाना साहिब में, कहां पर, ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहिब, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1604 में कंपाइलेशन ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ की रचना कब हुई थी, 1604 में। 1699 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कॉन्टिनेंट इन द टाइमलाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 500 टू 800 सीई द अपर संबंधार और द समुंदर मूर्ति इन द तमिलनाडु। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना, ठीक है, मत करना। 800 टू 900 में नल्लयर द मनी कवरचन अंडाल द तोंद्राइज्म इन तमिलनाडु एंड द टीचिंग ऑफ दीज संत इन्फ्लुएंस एंटायर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। 1000 से 1100 में क्या हुआ था, अल हुजरी दातागंज, ठीक है, बख्श इन द पंजाब और द रामानुचार्य इन द तमिलनाडु। तो रामानुचार्य कहाँ के थे बच्चे, ये संत कहाँ के थे, ये रामानुचार्य कहाँ के थे, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट कहता है 1100 से 1200 की बात हो रही है, बसवन्ना इन कर्नाटका। तो इन्होंने लिंगयात को, ठीक है, इनका जो रिलेशन है वो किससे है, लिंगयात से है, ठीक है, किसका रिलेशन है, लिंगयात से, जो कि कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। 1200 टू 1300। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाएंगे, जैसे कौन सा संत कब आया था। तो अगर आपको ये टाइमलाइन अगर आपको याद रहती है तो आप इसके बेस पर अपने आंसर्स को सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि हमारा जो इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है डेट का, तो वो ये है कि 1300 टू 400 लाई डेड इन द कश्मीर, लाई शहबाज कलंदर इन द सिंध और निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, रामानंद इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन है बच्चे, संत है, तो जो कि इस सेंचुरी में आए थे। तो बच्चे आपको ये सेंचुरी से क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। इसलिए सेंचुरी को जरूर याद करना कि कौन सा संत कौन सी सेंचुरी में आया था, कौन सा संत कहां से बिलोंग करता था, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है 1400 टू 1500 में कबीर, रैदास, सूरदास इन उत्तर प्रदेश, बाबा गुरु नानक इन पंजाब और वल्लभाचार्य इन गुजरात। बच्चे ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये भक्ति सूफी मूवमेंट से हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके स्टेट्स भी बता दिए गए हैं, कौन से संत कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, तो सारी चीजें इसमें बता दी गई। ध्यान से इसको पढ़कर जाना, पक्की तरह से इसको याद करके जाना। 1500 टू 1600 में, ठीक है, 1500 टू 1600 में संत चैतन्य इन बंगाल, ठीक है, श्री चैतन्य इन बंगाल, मीराबाई कहां से, राजस्थान से, शेख अब्दुल द कुद्दास और द गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना करी थी, और तुलसीदास उत्तर प्रदेश से। तो इनका टाइम पीरियड बताया गया 1500 टू 1600 में। 1600 टू 1700 में शेख अहमद सिरहंदी इन हरियाणा और मियान मीर इन द पंजाब, ठीक है। तो इसका बताया गया टाइम पीरियड कितना, ये
ठीक है। पूछा इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कबीर का टाइम पूछ दिया जाएगा कि कबीर कौन से सदी के संत थे, ठीक है, कौन सी ईस्वी के संत थे, और पूछ लिया जाएगा गुरु नानक का टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा, और मीराबाई का, और जैसे कबीरदास हो गया, और एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाएंगे, रामानुजाचार्य का पूछ लिया जाएगा। तो आपको सारे यहाँ पर बता दिए गए, उनको अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर 1336 में, ठीक है, 1336 में विजयनगर को फाउंड किया गया था हरिहर और बुक्का द्वारा। नेक्स्ट कहता है 1483 में इमर्जेंस ऑफ द सलुआ डायनेस्टी। तो पहले कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के फाउंडेशन, मतलब संगम डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी, विजयनगर पर रूल करना, तो 1336 में विजयनगर को फाउंड करके, तो पहली ही डायनेस्टी संगम डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। संगम डायनेस्टी के बाद 1483 में इमर्जेंस ऑफ द, उसके बाद में सलुआ डायनेस्टी आती है जो कि उस पर सेकंड डायनेस्टी रूल करती है विजयनगर पर। 1509 से 1529, ठीक है, टेन्योर ऑफ द कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1512 में कृष्णदेव राय ने रायचूर के दोआब पर कब्जा कर लिया था। 1565 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1565 में तालीकोटा का बैटल हुआ था, जिसको राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें रामाराय और डेक्कन के सुल्तान दोनों की लड़ाई हुई थी, बैटल हुआ था, ठीक है। इसमें बताया जाता है 1570 में फाउंडेशन ऑफ द अराविदु डायनेस्टी, ठीक है। तो पहले कौन सी थी, संगम डायनेस्टी, ठीक है, संगम डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी थी, सलुआ डायनेस्टी, उसके बाद तुलुआ डायनेस्टी, और फिर उसके बाद अराविदु डायनेस्टी। तो अराविदु डायनेस्टी का टाइम पीरियड बताया गया है 1570 में, ठीक है। उसके बाद 1815 में कर्नल मैकेंजी अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1815 में कर्नल मैकेंजी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर। यहाँ पर आर्कियोलॉजी नहीं पूछा है, यहाँ पर सर्वेयर पूछा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ टेक्स द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन एट द हम्पी। तो इन्होंने पहली फोटोग्राफी की थी 1856 में हम्पी में। 1876 में J.F. Flint begins the documenting the inscription on the temple walls at the site. नेक्स्ट आता है आपका 1902 में conservation begins under the John Marshall, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1986 में हम्पी डिक्लेयर द वर्ल्ड हेरिटेज बाय द यूनेस्को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना 1986 में, ठीक है। उसके बाद 1976 में ही इसको नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है ना। नेशनल इंपॉर्टेंस भी कब दी गई थी, 1876 में। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, ठीक है। तो इसमें 1526 में बाबर ने पानीपत के फर्स्ट बैटल से दिल्ली पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था इब्राहिम लोदी को हराकर। 1530 से 40 तक हुमायूं का रीजन चलता है। 1540 से हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द शेरशाह सूरी। नेक्स्ट आता है 1555 से 1605 हुमायूं ने फिर से अपनी दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, और फिर एक साल बाद उनकी वेरी नेक्स्ट ईयर डेथ हो जाती है। उसके बाद अकबर रूल करता है, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड बताया गया 1556 से 1605। उसके बाद जहांगीर का टाइम आता है, जहांगीर का टाइम ये है 1605 टू। बस आपको क्या करना है, एक कड़ी पकड़ लेनी है। अब ये 1605 में इनका रूल खत्म हो गया था, तो अब क्या हो गया, उसके बाद 1556 से, तो यहां पर आ जाएगा 1556, ठीक है, 1556। तो हुमायूं ने 1555 से 1556 में 1 ईयर दिल्ली को दोबारा से कैप्चर किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी को हराने के बाद वो सफाविद रूलर के पास चला गया था एज अ रिफ्यूजी, फिर वहां से लौट कर आता है, दोबारा से दिल्ली को कैप्चर करता है, और एक साल रूल करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो 1556 तक उन्होंने रूल किया, 55 से 56 दोबारा। उसके बाद 56 में इनकी डेथ होने के बाद में अकबर रूलर बनता है 1556 से 1605। उसके बाद 1605 से जहांगीर का रूल स्टार्ट हो जाता है, और 1628 से और 1658 तक शाहजहां का रूल होता है, और 1658 से 1707 रूल ऑफ औरंगजेब। 1739 में नादिर शाह अटैक द इंडियन एंड रेंसेक द दिल्ली। और फिर उन्होंने क्या किया, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, कब, 1739 में। 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल होता है, किस किस के साथ में, ठीक है, किस किस के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो आपने मूवी भी देखी होगी, है ना। तो जो पानीपत का थर्ड बैटल था
तो उसमें क्या होता है, उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठा हार जाते हैं। 1765 में दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो प्लासी के बैटल के बाद, ठीक है, वहां पर रूल कौन करने लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वो बंगाल आ जाता है। और इस तरह से 1565 में दीवानी राइट मिल जाता है किसको, बंगाल को दीवानी राइट मिल जाता है, ठीक है, बंगाल में दीवानी राइट मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1857 में द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज डिस्पोज बाय द ब्रिटिश एंड एनेक्स्ड टू द रंगून, उनको दिल्ली से निकाल करके उनको एग्जाइल कर दिया जाता है रंगून में, जहां पर उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या करते हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ऑफ द मुगल एम्परर 1526 में बाबर, ठीक है, बाबर एस्टैब्लिश द मुगल डायनेस्टी, ठीक है, 1506 में पानीपत के फर्स्ट बैटल से ये अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 1530 में कौन हो गए थे, हुमायूं सक्सीड द मुगल थ्रोन। उसके बाद 1556 में क्या होता है, अकबर जो है वो राजा बन जाता है। 1563 में अकबर ने अबॉलिश कर दिया था पिलग्रिमेज टैक्स को। 1585 में अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल फतेहपुर सीकरी टू लाहौर, ठीक है, फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू लाहौर। अब यहाँ पर 1563 है, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट और है 1564 में, जिसमें अकबर ने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, ठीक है, जजिया टैक्स, ठीक है, अबॉलिश्ड, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1589 में बाबरनामा वाज ट्रांसलेट, 1529 में बाबरनामा को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। सबसे पहले ध्यान रखना, बाबरनामा को जब बाबर ने खुद लिखा था तो इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी इसका नाम रखा गया था। लेकिन इसमें बताया गया है कि 1589 में बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, एंड अबू फजल रोट द अकबरनामा, और इसी टाइम पीरियड पर अकबरनामा लिखा गया अबू फजल के द्वारा। 1605 टू 1622 में जहांगीर रोट द जहांगीरनामा, जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी। 1648 में शाहजहानाबाद बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। 1668 में आलमगीरनामा वाज रिटन बाय द मुगल। आलमगीरनामा किसने लिखी थी, जो कि औरंगजेब के ऊपर लिखी गई थी, औरंगजेब की लाइफ पर लिखी गई थी। तो किसने लिखी थी, मोहम्मद काजिम ने लिखी थी, ठीक है, मोहम्मद काजिम ने। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और 1857 में लास्ट मुगल एम्परर जो कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर सेकेंड। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कॉलोनिज्म एंड द कंट्रीसाइड, चैप्टर 10 है। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट प्रोविंसेस इन द बंगाल एंड इन द वेक ऑफ बैटल बक्सर। बक्सर का बैटल कब हुआ था, बक्सर का बैटल कब हुआ था, बक्सर्स बैटल, ठीक है, ये कब हुआ था बच्चे, ये हुआ था 1764 में, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और इसके बाद से 1765 में उनको दीवानी राइट मिल जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है इनेक्ट किया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एम्ड टू कंट्रोलिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रख पाएगी। एक ये रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गया था। 1800 में सांथाल बिगेन टू सेटल्ड इन द राजमहल हिल्स। 1818 में फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट डन इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, 1818 की बात हो रही है। उसके बाद 1820 में, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और सभी को आता होगा कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। 1855 टू 56 में सांथाल रिबेल्स हुआ था। 1861 में क्या हुआ था, 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गई थी, ठीक है, 61 में, और 1865 तक ये चली थी। तो अमेरिका में अगर ये आ जाता है कि कब से कब तक सिविल वॉर चली थी, तो वो हो जाएगा 1861 टू 1865। अब आता है 1875 में रैयत इन डेक्कन विलेज रिबेल। 1875 में डेक्कन में रैयत ने, यानी कि पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, रैयत, जिनको रैयत कहा जाता है, उन्होंने रिबेल स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट कहा जाता है हमारा है द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1849 की बात होती है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। उसने कह दिया अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकलो यहां से। तो रेड फोर्ट से उनको, उनकी फैमिली को निकाल दिया गया था। एंड गिवन
अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड, और दिल्ली में कोई दूसरा प्लेस दे दिया छोटा मोटा कि जाओ जाकर वहां पर रहो, यहाँ पर अब हमारा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड टू बहादुर शाह जफर वुड बी लास्ट मुगल। तो किसने ये डिसाइड किया था कि अब इसके बाद कोई मुगल एम्परर राजा नहीं बनेगा, अब हमारी पूरी तरह से यहाँ पर मोनोपोली स्टार्ट हो गई है, अब यहीं के हम राजा हैं, ठीक है, अब हम ही राजा हैं और यहाँ पर हम रूल करेंगे। तो किसने ये डिक्लेयर कर दिया था, ये किया था गवर्नर जनरल कैनिंग ने, ठीक है, गवर्नर जनरल कैनिंग। नेक्स्ट आता है द कंपनी पास्ड द न्यू, तो ये इसी के 1856 के ही दो ये आपको बताए गए हैं, पॉइंट्स बताए गए। कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ विच स्टेटेड द एवरी न्यू पर्सन हु टुक द एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। तो जो भी कंपनी को अपनी सर्विसेज देगा, या जो भी कंपनी की आर्मी में मतलब उसमें एज ए सेपॉय लगा लीजिए, मतलब जो भी काम करना चाहता है, तो उसको चाहे दूर 7 समुद्र पार भी भेज दिया जाए किसी काम के लिए तो वो मना नहीं करेगा। ये टर्म एंड कंडीशन उन्होंने पहले रख दी थी। नेक्स्ट कहता है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अ यंग सोल्जर वाज हैंग डेथ ऑफ अटैकिंग हिज ऑफिसर बैरकपुर, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मई 1857 में सेपॉय म्यूटिनी होती है। 10 मई 1857 को, ठीक है, वो क्या होता है, 10 मई 1857 को सेपॉय म्यूटिनी होती है और 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है, मेरठ से दिल्ली पहुंच जाती है। सितंबर 1857 में दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस। अक्टूबर 1858 में मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर अलोंग विद हिज वाइफ वाज सेंट टू प्रिजन इन रंगून। 1858 में क्या होता है, अ न्यू एक्ट पास वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर टू द पावर ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब वो सारी जो भी सुपरविजन करेगी, जो भी मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी डाटा वगैरह पेश करेगी, तो सबसे पहले उस पर इंक्वायरी होगी, तब जाकर मतलब पूरी तरीके से एक वो वैलिड होना चाहिए। 18 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर डाइड इन द जेल ऑफ रंगून, ठीक है, रंगून की जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है जेल के अंदर। 1868 में बॉम्बे वाज हैंग्ड, ठीक है, बॉम्बे वाज हैंडेड ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बाय द भूटानीज एम्पायर। तो कब की बात है ये, ठीक है, 1861 में, ठीक है, कब की, 1661, क्लियर। तो 1661 बॉम्बे वाज हैंडेड ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द भूटान एम्पायर। 1673 में बच्चे ये बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ कैसे लगता है, तो एक पुर्तगाल के रूलर थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक इंग्लैंड के प्रिंस से कर दी थी और दहेज में एज अ डोरी उनको क्या दे दिया था, बॉम्बे उनको गिफ्ट कर दिया गया था। कब किया गया था, 1661 में, तो ये याद रखना, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली अपॉइंटेड द फर्स्ट जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1807 में लॉटरी कमीशन वाज सेट अप इन कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में कब होता है, 1807 में। 1814 टू 16 में शिमला वाज एस्टैब्लिश, ठीक है। 1415 में क्या हुआ था, गोरखा वॉर चल रही थी 1516 में, तो उसी के दौरान शिमला को भी एस्टैब्लिश किया गया था। तो गोरखा वॉर आता है, तो गोरखा वॉर कब चली थी, गोरखा वॉर, ठीक है, ये कब चली थी, 1815 टू 16 तक, ठीक है। 1836 the shed huts were banned in Calcutta. 1872 में attempts were made the first census. 1870 अच्छा ये पूछा जाएगा फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, तो फर्स्ट सेंसस हुई थी 1872 में, ठीक है। उसके बाद 1878 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया। 1881 में मद्रास हार्बर वॉज कंप्लीटेड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मद्रास हार्बर क्या होता है बच्चे, सी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पर शिप्स वगैरह बोर्ड होती हैं, ठीक है। तो 1881 में मद्रास हार्बर वॉज कंप्लीटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 में प्लेग बिगेन द स्प्रेड इन इंडियन सिटी, प्लेग आ जाता है इंडियन सिटीज में, ठीक है, पूरी फसलों को खराब कर देता है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं लोग भी, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। 1911 में ब्रिटिश ट्रांसफर्ड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो 1911 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से
कैपिटल जो है वो दिल्ली मूव कर दी थी। नेक्स्ट आता है कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था। 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। 1915 में, ठीक है, ये बात और है कि जब उसको दोबारा से रीमर्ज कर दिया गया तो कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने इनको पार्टीशन किया गया था, बंगाल का 2 पार्ट में बांट दिया गया था, और 1911 में फिर से इसको मर्ज कर दिया गया क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े लेवल पर हो रहे थे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। तो सोचते हुए, सिचुएशन को सोचते हुए कि भाई ये तो अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो 1911 में क्या हुआ था, इसको फिर से रिमर्ज कर दिया गया था। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। 1920 में नॉन कॉपरेशन एनसीएम मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कॉल ऑफ कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? चौरी चौरा इंसिडेंट से, जो कि 1922 में हुआ था, फेब 1922 में। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पॉलिटिक्स मेमोरीज इन द एक्सपीरियंस। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ठीक है, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म की जाती है। 1916 में लखनऊ पैक्ट। ये तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। दिसंबर 22 1939 में क्या हुआ था? डिलीवरेंस डे ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो प्लान किया जाता है। 3 जून 1947 को डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है, 3 जून डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकेम द फ्री मर्ज एज द इंडिपेंडेंट नेशन। आपको पता ही है, ठीक है, हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद डिक्लेयर कर दिया गया था। 26 जुलाई 1940 को लेबर गवर्नमेंट कम इनटू द पावर। कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम डेट है ये। 26 जुलाई 1945 लेबर गवर्नमेंट कम टू पावर इन इंडिया, ठीक है। 16 में 1946 को कैबिनेट मिशन अनाउंस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। क्लियर? 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्रेजेंटेड द स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अंतरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। 2 सितंबर 1946 में कांग्रेस फॉर्म द अंतरिम गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें से आपके मॉडर्न इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे डेट पर, ठीक है ना, ध्यान से पढ़कर जाना। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ज्वाइन द अंतरिम गवर्नमेंट। तो कब डिसाइड किया था? 13 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। तो 11 अगस्त 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन। जाकर के इसको 2x की स्पीड पर जल्दी जल्दी से देखकर जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके डेट से बनेंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा अभी जिनका टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी जिनका टाइम जून में एग्जाम होना है, तो अभी उनके पास टाइम है रिवीजन करने का, तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 120 फुल मॉक टेस्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आती चली जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन या सबसे जो भी काम की चीजें होती है वो सबसे पहले आप तक दी जाती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। कहां पर? गूगल पर। तो गूगल पर जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, ठीक है। अड्डा 24/7 गूगल पर टाइप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा इस तरीके से। इसको क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया वैसे आपके सामने अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। CUT पर क्लिक करना है, ठीक है, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, वट जब भी किसी भी स्ट्रीम के हो, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये रही हमारी टेस्ट सीरीज। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको 120 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वाला ये परचेज करना है, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। लेकिन जैसे हम इसको बाय नाउ करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो आप Y489, जिस पर मिलेगा आपको पूरे 17% का डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Y489, तो Y489 कूपन कोड अप्लाई करेंगे। जैसे आपने अप्लाई किया, ये देखिए अप्लाई करते ही आपके 101 रुपीज माइनस हो गए हैं और आपका ये
जो टेस्ट सीरीज है वो 497 का रह गया है, ठीक है। इसमें आपके 120 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आती चली जाएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में हम बने रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और इस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। जिनका भी एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आना, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी शांति से, काम से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।